इंशाल्लाह आराम से हम उसको कर लेंगे, तो वील बी ऑल सेट। आज इंशाल्लाह ताला हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म्स पढ़े हैं? नो मैम। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपने इसमें से कोई चीज़ पढ़ी है? नो मैम। ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्म एज सच एज अ मैथमेटिकल टूल तो नहीं पढ़ाना। यानी मैंने ट्रांसफॉर्म के मैथमेटिक्स में नहीं, ऐसा मैथमेटिकल टूल ही पढ़ाना, लेकिन इसके मैथमेटिक्स में मैंने नहीं जाना। वो आपका इंशाल्लाह मैथ्स के कोर्स का स्कोप है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा द होल मैथमेटिक्स ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस ज़रूर करूँगी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हमारा असल जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, वो ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कैसे नेटवर्क एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा काम का स्कोप था वो नेटवर्क एनालिसिस का था। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, और आई शुड से मैथमेटिशियन हु फर्स्ट डेवलप्ड दिस ट्रांसफॉर्म। और वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, और ये ट्रांसफॉर्म जो है ये इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, 1700 एंड सम में ये ट्रांसफॉर्म सजेस्ट किया गया था। और फिर इसके ऊपर फ्रांस उस वक्त बिल्कुल हब था सारी साइंटिफिक तरक्की का, और वहाँ इसके ऊपर बहुत लंबी लंबी बहसें वगैरह होके, और फिर ये ट्रांसफॉर्म जो है ये अप्रूव हो गया, और फिर इसको मान लिया मैम गया। जी सर। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैंने कोई स्क्रीन शेयर नहीं की अभी आपके साथ। अभी आपके साथ कोई स्क्रीन शेयर नहीं की। मैं आपका स्क्रीन शेयर करूंगी ना, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ओके मैम। कोई और क्वेश्चन? चलें, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बताना, इस बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि आप देखिए कि ट्रांसफॉर्म जो है इट वाज डेवलप इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, और ये 20th सेंचुरी में जाके जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें काम हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ लोगों को पता चला कि अब ये भी एक पावर सोर्स है जिससे हम बहुत से काम कर सकते हैं, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एज अ टूल। तो मैथमेटिक्स में पहले चीज़ें और रूल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, और फिर बाद में उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वो इंजीनियरिंग में यूज़फुल होते हैं। तो लैप्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। आप बहुत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में ये पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको इसकी बिल्कुल बेसिक्स जो है वो पढ़ाऊंगी, फॉर सर्किट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सादा सा इसका एप्लीकेशन है। उसके बाद आप मेरा ख्याल है मैथ्स में इसको पढ़ेंगे, जिसमें वो आपको फिर इसकी डिटेल्स और इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड और सब कुछ पढ़ाएंगे। मेरा ख्याल उस कोर्स का नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। और उसके बाद फिर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म से दोबारा आपको वास्ता पड़ेगा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, जिसमें आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे एज अ सिग्नल एनालिसिस टूल। सिग्नल्स को समझने के लिए, सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सिस्टम्स में लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोबारा से इस्तेमाल होगा। वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि जब आपने कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने हैं तो उसका भी एनालॉग कंट्रोल का जो मेन टूल है दैट इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पर्पस ये है कि आपको ये आइडिया हो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है इसके साथ, मगर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो हमें बार बार इसके साथ वास्ता पड़ेगा। आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है, मुझे प्लीज बताइए आपको नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा, खैर मैं इसको बंद कर रही हूँ, ये आपका स्क्रीन नहीं है।
जी, ये अब मैंने आपसे लेक्चर स्लाइड शेयर की है, ये नजर आ रही है आपको, जिस पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। यस मैम। ये आपको नजर आ रही है? यस मैम। चलिए, यस। आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो हमारा स्कोप है हम उसी के लिहाज से इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो यहाँ लिखा हुआ है उसके पहले क्यों लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं? लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप देखेंगे कि सर्किट एनालिसिस का बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, और स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से है कि ये अभी जो हमने पढ़े थे, जितने भी एनालिसिस के टूल्स पढ़े थे, उसमें सबसे अच्छा जो टूल हमने पढ़ा वो फेजर का टेक्निक है। लेकिन फेजर की टेक्निक के साथ मसला क्या है कि इट ओनली वर्क्स फॉर साइनोसॉइडल फोर्सिंग फंक्शंस। आपके पास साइनोसॉइडल फोर्सिंग फंक्शंस हों तो आप फेजर के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम जब चैप्टर 14 हमने सॉरी चैप्टर 14 हमने देखा, तो चैप्टर 14 में हमारे पास हमारा थोड़ा सा स्कोप बढ़ गया था। हम डीसी फोर्सिंग फंक्शन और एसी फोर्सिंग फंक्शन दोनों के लिए जो है वो एनालिसिस एक ही तरीके से करने के काबिल हो गए थे। लेकिन चैप्टर 14 में हमारे पास उसका लिमिटेशन क्या थी कि जब आप डीसी फोर्सिंग फंक्शन या एसी फोर्सिंग फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रांजिएंट कंपोनेंट आप अलग से कैलकुलेट कर रहे थे और स्टेडी स्टेट कंपोनेंट अलग से कर रहे थे, यानी नेचुरल रिस्पांस सेपरेट था और फोर्स्ड रिस्पांस जो है वो सेपरेटली हम कैलकुलेट कर रहे थे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी क्या है कि आप दोनों चीजें, जो ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट कंपोनेंट है, वो एक ही गो में सर्किट एनालिसिस में आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस ये ट्रांसफॉर्म आपको इनिशियल कंडीशंस फाइंड करने का भी तरीका सिखाता है। इट हैज अ वेरी सिंपलर मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनिशियल कंडीशंस जो आपको बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ देख लेते हैं, what does it say? It says a very powerful tool, Laplace transform is a very powerful tool for analyzing circuits with sinusoidal or non-sinusoidal inputs. We use the Laplace transform to transform the circuit from time domain to the frequency domain, obtain the solution, and apply the inverse Laplace transform to the result to transform it back to the time domain. तो आप क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे किया था, वहाँ शायद इतना क्लियर कट नहीं था। यहाँ आप देखेंगे कि हम सर्किट जो है उसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में सोल्यूशन हमें आसान लगता है, हम आसान तरीके से उसको अप्लाई कर लेते हैं और फिर वापस टाइम डोमेन में आके तो सर्किट का सोल्यूशन जो है वो हमें मिल जाता है। The Laplace transform can be applied to a wider variety of inputs than phasor analysis. Phasor सिर्फ जो ऐसे इनपुट्स के लिए आपके पास मौजूद है जो साइनोसॉइडल इनपुट से मुराद जो फोर्सिंग फंक्शंस हैं। साइनोसॉइडल हो तो वहाँ पर आप फेजर का टेक्निक लगा सकते हैं, लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इसमें आपको और भी बहुत सी ऑप्शंस मिलती हैं फोर्सिंग फंक्शंस की, जिसमें कि आप ये ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकें। It provides an easy way to solve circuit problems involving initial conditions because it allows us to work with algebraic equations instead of differential equations. तो सबसे बड़ा इसका टूल कि जब आप सर्किट का इसकी हेल्प से आप काम करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि आपको बजाय इसके कि आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ काम करें, आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी, जो कि हमारे पास जब हम फेजर की टेक्निक से भी सर्किट सॉल्व करते थे तो यही हमें मिलती थी हेल्प। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट द थर्ड, the Laplace transform is capable of providing us in one single operation the total response of the circuit comprising both the natural and forced responses. ठीक है जी, नेचुरल और फोर्स्ड रिस्पांस दोनों के दोनों आपको सर्किट के जो हैं वो एक सिंगल सर्किट एनालिसिस से आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 14 में आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन आपने देखा था कि आपको जो है जहां हमने टेक्निक्स देखी है चैप्टर 14 में, वहाँ आपको नेचुरल रिस्पांस अलग से फाइंड करना पड़ता है और फोर्स रिस्पांस जो है वो अलग से फाइंड करना पड़ता है। लेकिन लैप्लास में ये दोनों एक ही जगह कंबाइन हो जाएंगे एंड इट विल बिकम अ लॉट सिंपलर जब हम इसको आगे करके देखेंगे। पहले तो आप मुझे बताइए कि ट्रांसफॉर्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ट्रांसफॉर्म? किसी चीज की फॉर्म चेंज कर देना, फॉर्म होती है शेप, शक्ल, उसको चेंज करने को कहते हैं कि हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आप ये देखिए कि जहाँ कहीं भी साइंटिफिक काम होते हैं, अगर मेडिकल साइंस में आप देख लें तो आप देखेंगे कि कुछ एक अच्छे डायग्नोस्टिक्स के लिए भी हम बहुत सी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। लेट्स से कि अगर किसी शख्स को जो है वो हमने उसके फ्रैक्चर को देखना है तो क्या करेंगे,
उस स्ट्रक्चर को पहले तो हम उसका आउटवर्डली देखेंगे कि आपके पास जो है वो हमारे पास कैसा नील तो नहीं पड़ गया, अगर नील पड़ गया है तो कितना बड़ा है, यानी हमें पता चले कि क्या बोन कोई फ्रैक्चर हुई है, उसमें से ब्लड लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, और फिर उससे तो डिटेल पता नहीं चलती। सो व्हाट डू, यू गो इनटू द एक्सरे डोमेन, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और आप बजाय इसके कि चीज़ों को उनके फ्लैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप उनको उनके बोन के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ जाके आपको बेहतर पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन। अगर बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का फ्रैक्चर हो तो व्हाट डू, यू गो इनटू द MRI डोमेन, आप जाके उसका एक तो ये चीज़ें, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं, और फिर उसके बाद अगर उस पेशेंट का ऑपरेट करने का फैसला कर लें तो फिर उसके रंग बिरंगे टेस्ट होते हैं। हो सकता है कि उसके कुछ ब्लड टेस्ट हो सकता है कि उसके कुछ और बॉडीली फ्लूइड्स के टेस्ट हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, आप देखिए हम डिफरेंट तरीक़ों से एक ही चीज़ को एनालाइज करने के डिफरेंट टूल्स ढूंढते हैं। सेम केस विद इंजीनियरिंग, जब आपने सर्किट को एनालाइज करना है तो आप उसके लिए डिफरेंट टूल्स डेवलप करते हैं। उसमें से एक टूल जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और इससे हमारा सर्किट एनालिसिस, वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्म, योर सर्किट एनालिसिस बिकम्स अ लॉट सिंपलर। तो काइंडली इसको अपने माइंड में रखिएगा कि ये ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट है और हम इसके साथ बार बार काम करेंगे। नाउ दिस इज जस्ट द एक्सप्रेशन फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, इसको हमेशा हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल एल। यहाँ अगर इसने बड़ा करली और बड़ा खूबसूरत सा एल लिखा, आप एक यूं भी एक कैपिटल एल लिख देंगे तो जहाँ कहीं ये लेटर आपको नजर आएगा उसका मतलब ये है कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी से मुराद ये है कि आपका फंक्शन जो है उसका वेरिएबल क्या है। एफ ऑफ टी आपके पास एक फंक्शन है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टी। मैम टाइम है टी। एब्सोल्युटली, ये कोई टाइम डिपेंडेंट चीज़ है, और आप इसको, अब मैं इसको टाइम से ले जाकर किसी और वेरिएबल के ऊपर डिफाइन करना चाहती हूँ, तो मैं इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंप्लीमेंट कर दूंगी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहता है कि अगर आप, मैं इसके ऊपर एफ ऑफ टी पे लैप्लास लगाऊं तो एफ ऑफ टी विल बी ट्रांसफॉर्म टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड इट विल बिकम एफ ऑफ एस। फर्क क्या है, एफ ऑफ टी के लिए जो एफ हमने लिया दैट वाज द स्मॉल एफ, एफ ऑफ एस के लिए जो फंक्शन हमने लिया दैट इज द कैपिटल एफ। इस इन दो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ से मतलब ये समझिए कि जो फंक्शनल फॉर्म होगी वो दोनों की मुख्तलिफ होगी। यानी अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टू टी, तो और मैं कहूँ एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ एस क्या होगा? ई रेज टू पावर माइनस टू एस। लेकिन एफ ऑफ एस क्या होगा? एफ ऑफ एस कोई और चीज होगी। ठीक है, तो जब आप ये चीज मैंने चेंज कर दी तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो ट्रांसफॉर्म है उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मुख्तलिफ होगा, ना सिर्फ ये कि वो एस की टर्म्स में होगा बल्कि उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कुछ और ही आएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए हमने स्मॉल एफ और कैपिटल एफ दोनों के लिए दो डिफरेंट नोटेशंस यहाँ पर रखी हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है एन इंटीग्रल from 0 to infinity, 0 minus that is just before 0 to infinity f of t e raised to power minus st dt। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको कहूँ ये जी f of t है, जो भी मैंने क्या f of t e raised to power minus 2t कहा था, और मैं कहूँ कि ये f of x है e raised to power minus 2x, तो f of s is equal to 0 minus to infinity f of t e raised to power minus, sorry e raised, इसको उठाया मैंने erase कर। ये एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हम जितनी जल्दी इसके बारे में बात करें उतना ही बेहतर है। e raised to power minus st dt is equal to क्या मेरा ये क्लेम ठीक है? Yes, ma'am. है ना? चलें, ये एक बहुत अच्छी बात है अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि f of t अगर e raised to power minus 2t है और f of x e raised to power minus 2x है, तो ये फंक्शनली दोनों इक्विवेलेंट हैं। आप वेरिएबल का नाम t रख लें, आप वेरिएबल का नाम x रख लें, आप वेरिएबल का नाम y रख लें, z रख लें, p रख लें, q रख लें, जो आपकी मर्जी। अगर उनकी फंक्शनल फॉर्म सेम है और मैं दोनों के ऊपर एक ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ कि e रेज़ टू पावर माइनस st से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद जो भी उनका डिफाइनिंग वेरिएबल है उसके ऊपर इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं ये एक ही चीज़।
तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था जो क्लियर था। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली कर क्या रहा है कि आपके फंक्शन को e raised to power minus st से मल्टीप्लाई कर रहा है और इंटीग्रेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब एक दफा ये इंटीग्रल परफॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये एक दफा ये इंटीग्रल परफॉर्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने जो t का इफेक्ट था वो सारे का सारा इसमें इकट्ठा कर लिया, यानी t इज नो लॉन्गर अ वेरिएबल। नाउ द वेरिएबल विल बी व्हाट, द वेरिएबल विल बी s। तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हम f ऑफ t के ऊपर अप्लाई करते हैं और उससे हमारा f ऑफ t, अब ये देखने में बड़ी छोटी सी बात लगती है लेकिन ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कर्नल है, इसको कहते हैं कर्नल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कर्नल का मतलब होता है सीड, आपने कॉर्न कर्नल्स और इस तरह के वर्ड सुने होंगे। e raised to power minus st जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कर्नल है। ये वो सीड है जिसकी मदद से कि हम किसी भी टाइम डोमेन के फंक्शन को f ऑफ t को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाकर f ऑफ s की मदद से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है सर, ये बिल्कुल सादी सी एक डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कि हम बात कर सकें कि ट्रांसफॉर्म्स होते क्या हैं और उनको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। समझ आ गया जनाब? Yes, ma'am. ठीक हो गया। अगर मैं यही इंटीग्रल हो, कर्नल मेरा कोई और हो, तो फिर जाहिर है फिर ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, किसी भी चीज के लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने के लिए जरूरी है कि जब मैं उसको उसके ऊपर ये इंटीग्रल अप्लाई करूं तो मेरा जो कर्नल हो वो क्या हो, वो कर्नल हो जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कर्नल है। e raised to power minus st is the kernel which we require here। ठीक हो गया। where s is equal to sigma plus j omega, s आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, इसमें अगर s आपके पास टोटली j ओमेगा हो तो फिर आप फेजर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। तो s के साथ तो मेरा ख्याल है हम फेमिलियर हैं, हमने पिछला पूरा चैप्टर जो है वो s डोमेन के अंदर रहकर h ऑफ s के साथ काम करके अभी स्पेंड किया है, तो जिसमें हमने पोल जीरो प्लॉट्स भी किए थे और सिग्मा की सिग्निफिकेंस भी आपको पता थी कि ऑसिलेशंस जो हैं वो बढ़ रही हों या घट रही हों या क्या हो रहा हो, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो सिग्मा जो है वो डिफाइन करता है। आपको अगर ख्याल हो मैं दोबारा से लिख देती हूँ कि हमने ये एस प्लेन डिफाइन किया था सिग्मा इन जे ओमेगा, और हमने कहा था जी पोल अगर यहाँ पे होंगे तो आपका फंक्शन जो है वो ऑसिलेटरी होगा। रिमेंबर, पोल अगर यहाँ होगा तो आपका फंक्शन जो है वो एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल है, पोल यहाँ है तो आपका फंक्शन एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, पोल यहाँ और यहाँ है तो आपका फंक्शन एक साइनोसॉइडल है लेकिन जो कन्वर्ज हो रहा है, पोल यहाँ और यहाँ है तो आपका फंक्शन जो है वो एक साइनोसॉइड है लेकिन वो डाइवर्ज हो रहा है। राइट, ये हमने पढ़ा हुआ। तो एस प्लेन का आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम जो है हम क्या बात कर रहे हैं जब हम किसी चीज़ के लिए वेरिएबल एस डिफाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डिफाइंड बाय ओमेगा, और ऑसिलेशन की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और नो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दैट इज डिफाइंड बाय सिग्मा। So the Laplace transform is an integral transformation of a function f of t from the time domain into the complex frequency domain, and it gives us f of s. A function f of t may not have a Laplace transform. In order for f of t to have a Laplace transform, the above integral must converge to a finite value. जी इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर ये इंटीग्रल है इसमें जी मैं एफ ऑफ एस फाइंड करना चाह रही हूँ। ठीक है, उस एफ ऑफ एस का मैंने करना क्या है, मैंने उसको सर्किट एनालिसिस में इस्तेमाल करना है। तो अगर मैंने उसको सर्किट एनालिसिस में इस्तेमाल करना है और उसका जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एस की वो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी की तरफ उसकी टेंडेंसी है, तो मेरे लिए तो वो बेकार हो गया ना, मैं तो उसको कहीं यूज नहीं कर सकती। मुझे एक ऐसा एफ ऑफ एस चाहिए जो किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा सके। अंडरस्टैंड? बात समझ आई है आपको? यस मैम। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ एस जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जी जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ रिपीट करिए आपने जो बोला है। मैं रिपीट करने को तैयार हूं।
मैं ये कह रही हूँ कि एफ ऑफ टी जो है उसके ऊपर लेप्लास इम्प्लीमेंट किया और लेप्लास इम्प्लीमेंट करके हम एक एफ ऑफ एस मालूम करना चाहते हैं, तो एफ ऑफ एस मुझे तो सर्किट एनालिसिस के लिए चाहिए ना, मेरा स्कोप तो सर्किट एनालिसिस है। तो अगर मैं सर्किट एनालिसिस में इसको इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा मेरे पास कि मुझे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में एफ ऑफ एस मिलेगा तो मैं यूज कर सकूंगी। अगर एफ ऑफ एस कोई ऐसी चीज हो विच हैज अ टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स इंफिनिटी, कोई अनडिफाइंड वैल्यू हो, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मुझे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसा चाहिए जो कन्वर्ज करे। कन्वर्ज का मतलब ये कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म तमाम वैल्यूज ऑफ एस जो कि मुझे जिनके ऊपर के मैं काम कर रही हूँ उनके लिए मुझे एक फाइनाइट वैल्यू दे। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इंटीग्रल जो है e रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी एफ ऑफ टी मैग्नीट्यूड डी टी जो है वो कन्वर्ज करे फॉर सम रियल वैल्यू। अच्छा, सिग्मा की ये देखो सिग्मा जो है, क्यों हम ओमेगा की बात नहीं करें और क्यों हम सिग्मा की बात करें? ओमेगा क्या कंट्रीब्यूट करता है? ओमेगा कंट्रीब्यूट करता है ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी, राइट? और सिग्मा क्या कंट्रीब्यूट करता है? जी रियल पार्ट। हाँ जी, सिग्मा जो है वो रियल पार्ट, और सिग्मा की वैल्यू से डिफाइन होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा रिस्पॉन्स है जो कि लेप्लास के लिए हमारे लिए यूजफुल है, वो जो डाइवर्ज करे या वो जो कन्वर्ज करे? कन्वर्ज करें। मैम कन्वर्ज कन्वर्ज बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हुए वो सिग्मा की वैल्यू भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए कि हमारा ट्रांसफॉर्म जो है वो कन्वर्ज करे। अभी कन्वर्जेंस जो होती है ना लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, ये एक अलग से क्वेश्चन है। आपको हर लेप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करना पड़ता है। यू हैव टू डिफाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विद द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन लकीली हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो जिन सर्किट्स के साथ हम काम कर रहे हैं उसमें आमतौर पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है और हमें कोई मसला नहीं होता, हमें कोई ऐसा जैसा इशू नहीं होता। चलिए ठीक है। सो वो कहते हैं इंटीग्रल जो है वो आपका कन्वर्ज करना चाहिए इन दिस रीजन एफ ऑफ एस इज लेस देन इंफिनिटी एंड एफ ऑफ एस एग्जिस्ट्स। F of S is undefined outside the region of convergence. Fortunately, all functions of interest in circuit analysis satisfy the convergence criterion and have Laplace transforms. ठीक है जी, तो शुक्र है कि हमें सर्किट एनालिसिस में कन्वर्जेंस वाले इशू के साथ डील करने की जरूरत नहीं है। हम अपना सर्किट एनालिसिस का जितना भी हमने काम करने देखिए, और क्यों हमारे पास इतने फंक्शंस हैं उनका क्यों लैप्लास एग्जिस्ट करता है और वो सारे कन्वर्ज करते हैं, क्यों? फाइनाइट वैल्यू भी नहीं। देखो ना, हमने प्रैक्टिकल काम करना है, तुमने एक सोर्स लगाई है, क्या तुम सोर्स में ऐसा फंक्शन दे सकते हो जो डाइवर्ज करे और इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो? नो मैम। नहीं दे सकते। तो और आपके पास जो हमने सर्किट एनालिसिस यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमारे पास R लगा हुआ है, L लगा हुआ है और C लगा हुआ है। तो हमारे पास इन चीज़ों में खूबी क्या होती है, हमने जितनी अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग इस तरह चीज़ें पढ़ी थी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सर्किट क्या कर सकता है? सस्टेन्ड ऑसिलेशंस दे सकता है, राइट? तो जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ काम करते हैं तो आपके जो गिवन सिग्नल्स होते हैं जिनके साथ आप काम करें वो सारे कन्वर्जिंग सिग्नल्स होते हैं। आप डाइवर्जिंग सिग्नल्स नहीं देते। वो तो देखो, अगर सर्किट में जरा सी थोड़ी देर के लिए फॉर अ फ्यू मिलीसेकंड स्पाइक आ जाती है तो क्या हो जाता है? सर्किट जस्ट बर्न्स आउट, खत्म हो जाता है, चीज़ें जो है वो खराब हो जाती हैं। तो हम जब प्रैक्टिकल सिग्नल्स के साथ काम करते हैं तो लकीली वो सारे के सारे कन्वर्जेंट सिग्नल्स होते हैं और उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके अपने सर्किट का एनालिसिस कर लेंगे इजीली, और फिर जब आप सर्किट का एनालिसिस कर लेंगे तो फिर आपको, क्योंकि अपना फाइनल आंसर जो है वो टाइम डोमेन में चाहिए, तो आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, और जब आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो आप दोबारा से टाइम डोमेन में आ जाएंगे। अच्छा, अगर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इसने लिखा हुआ है उसका स्कोप जो है ना वो हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, क्या मतलब, क्या लग रहा है आपको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में?
देखिए यहाँ पर जब हमने एफ ऑफ टी पे लेप्लास इम्प्लीमेंट किया है ना, तो हमने इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी, और जब आप वापस एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी में आएंगे तो एस क्या है, एस है टू डायमेंशनल वेरिएबल, तो आपकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, आपको विद रिस्पेक्ट टू एस जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपकी इंटीग्रेशन भी जो है वो वन डायमेंशनल नहीं रहेगी, राइट, वो भी टू डायमेंशनल हो जाएगी, तो बिला वजह की कॉम्प्लिकेशन है। उसको आसान करने का तरीका हमने ये किया हुआ है कि हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बजाय इसके कि मैथमेटिकल इंटीग्रेशन के जरिए फाइंड करें, हम उसको जो है वो सिंपली एक लुकअप टेबल के जरिए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये थ्योरी पढ़ानी ज़रूरी, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके फिर हम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर इस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ टी, और यहाँ आमतौर पे एल लगा हुआ होता है, एफ क्योंकि और भी ट्रांसफॉर्म्स हैं, एफ ऑफ टी हैज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, और ये एरो देखो, ये टू हेडेड एरो है। टू हेडेड एरो का क्या मतलब, टू हेडेड एरो ये कहता है कि आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म से एफ ऑफ एस फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको एक एफ ऑफ एस दिया हो तो आप वापस लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं, यानी यू कैन गो फ्रॉम द टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड यू कैन जंप बैक फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डोमेन टू द टाइम डोमेन। बास ट्रांसफॉर्म्स ऐसे ही हैं, आप जाके देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे, जिनमें आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन में तो जा सकते हैं, लेकिन लीनियरली वापस बैक टू द ओरिजिनल डोमेन आना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन लिख लें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और एक काम ठहरो, इससे पहले जी, मैंने इसलिए किया है कि मेरा ख्याल है कि हम पहले कुछ फंक्शंस को डिफाइन कर लें, फिर हम उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। डिटरमिन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यू ऑफ टी। हाँ जी, यू ऑफ टी क्या होता है भाई, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। डिफरेंट टाइम्स पर हम लोग चेक कर रहे थे, टी ग्रेटर देन 0, टी लेस देन। नहीं, यू ऑफ टी मैंने आपको मैथमेटिकली पढ़ाया हुआ है। यू ऑफ टी क्या होता है, मैंने कहा था जहाँ कहीं यू ऑफ टी लिखा हुआ आएगा उसका मतलब है इस ही फंक्शन का जिक्र हो रहा है। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि मैथमेटिकली, मैं अगर आपको कहूँ यू ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, तो तुम किस चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बेटा जी 3 हफ्तों में इम्तहान है, गेट योर एक्ट टुगेदर। हाँ जी, यू ऑफ टी क्या होता है, ख्याल है मैंने कहा था u of t is equal to 1 for t greater than 0 and it is equal to 0 for t less than 0। Maybe skip यस signal. मैम। याद आ गया, Yes, ma'am. गुड, माय गुड लक टुडे, मेरे बच्चों को इतनी जल्दी याद आ गया। दिस इज u of t, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन है e raised to power minus at, e raised to power minus at, और इसमें वो कहता है a is greater than 0, यानी दिस इज अ, इस तरह का एक एक्सपोनेंशियल है। जब आपके पास आ जाएगा e raised to power minus at u of t, तो क्या होगा, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या नतीजा निकलेगा आपके पास, you will have something which is being multiplied with 1 for t greater than 0, this portion, और for t less than 0 it is being multiplied by 0। तो ये जो है, ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है e raised to power minus at का, ये क्या हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा। u of t से मल्टीप्लाई करने का ये भी बात बार बार समझाई थी कि जब भी किसी फंक्शन को u of t के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन सिर्फ एग्जिस्ट करता है फॉर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ t, t की लेस देन 0 वैल्यू के साथ जो है ये फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। So this is the second function that we are trying to find the Laplace transform. Let's move on to the third function, delta of t। अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं इस किस्म का,
तो ये फंक्शन क्या है? इसकी वैल्यू 1/2 e है फॉर t बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन। और मैं इक्वल टू एप्सिलॉन नहीं कर रही, ठीक है, मुझे नहीं पता इक्वल टू एप्सिलॉन पे क्या वैल्यू है। इक्वल टू एप्सिलॉन के ऊपर जो है वो ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम 0 to 1/2 e एंड इट्स इक्वल टू 0 अदरवाइज। क्या ख्याल है, ये मैंने फंक्शन डेफिनेशन ठीक लिखी है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि डेल्टा ऑफ टी का एरिया बताएं, एरिया अंडर द कर्व कितना है इसका, तो कितना है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फंक्शन? जी माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन तो है, मगर एग्जैक्टली हाउ मच इज द विड्थ? एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन। जी 2 एप्सिलॉन इसकी विड्थ है और 1/2 एप्सिलॉन इसकी हाइट है, तो इसका एरिया कितना है? 1 Area under the curve of delta of t is equal to 1। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि इस एप्सिलॉन को तुम स्मॉल कर दो तो क्या होगा? विड्थ कम होती चली जाएगी और हाइट उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 1/एप्सिलॉन है। तो आप एप्सिलॉन को जितना स्मॉल करेंगे आपकी हाइट उतनी ही इंक्रीज होगी और आपकी विड्थ उतनी ही स्मॉल होती चली जाएगी। इज दैट ट्रू? ठीक है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व कितना रहेगा इसका? 1 का 1 ही रहेगा। इन द इवेंट दैट एप्सिलॉन गोज टू 0, मैं कह सकती हूँ कि माय डेल्टा ऑफ टी becomes delta of t, small delta of t, which is equal to not equal to 0 for t is equal to 0 and equal to 0 for t not equal to 0। और इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, in the event that epsilon goes to 0, और मैं कहूँ जी एरिया अंडर द कर्व ऑफ डेल्टा ऑफ t is still 1। तो डेल्टा ऑफ टी इसको हम कहते हैं इम्पल्स, ये जो मैंने नीचे स्मॉल वाला लिखा है, दिस इज नोन एज एन इम्पल्स, और बाज हालात में इसको कहते हैं यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व इज अ यूनिट वैल्यू, 1 इसकी वैल्यू है एरिया अंडर द कर्व की, तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, ये यूनिट इम्पल्स है। तो यूनिट इम्पल्स इज नॉट 0 फॉर t इज इक्वल टू 0। व्हाट इज इट एट t इज इक्वल टू 0? मैं नहीं बता सकती, इसलिए कि ये एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, t इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है, और जो कोई भी चीज़ एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है उसकी डेफिनेशन पॉसिबल नहीं होती। आई होप कि आप लोगों को ये बात तो पता होगी, है ना? ठीक है, चलो, तो एरिया, ये जो इम्पल्स है इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जी आपके पास इम्पल्स जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इट इज रीचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और t नॉट इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। हाँ, लेकिन एरिया अंडर द कर्व ऑफ एन इम्पल्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड करने की कोशिश, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले ए करते हैं। Laplace transform of u of t is equal to 0 minus to infinity u of t e raised to power minus st d of t। u of t को हमने गिरे, तो u of t क्या था? It exists for t greater than 0, so 0 minus के बजाय 0 plus हो जाएगा, या 0 कर लो, e raised to power minus st dt। u of t मैंने क्यों यहाँ से हटा दिया? हाँ शाबाश, क्योंकि 0 से लेके इंफिनिटी तक u ऑफ t की वैल्यू 1 है। आप इसे लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, मैं नहीं लिखना चाहती। सो दिस बिकम्स e रेज़ टू पावर माइनस st ओवर माइनस s 0 टू इंफिनिटी, सो दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर s को बाहर ले आए, दिस इज e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी, that is 1 over infinity which is a 0 and e raised to power 0 which is a 1, so that is equal to 1 over s। तो u of t का we can say कि u of t का
लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? 1/s। ठीक हो गया जी? इसी तरह Yes, ma'am. सेकंड है e raised to power minus at u of t in the event that a is greater than or equal to 0। तो इसके ऊपर अगर मैं लैप्लास इंप्लीमेंट कर दूं, दिस विल बी इक्वल टू, अब u ऑफ t लगा हुआ है तो मैं जाहिर है 0 से इंफिनिटी तक ही होगा इसका, तो दिस विल बी इक्वल टू e raised to power minus at e raised to power minus st dt, and I can write this thing as 0 to infinity e raised to power minus a plus s t dt. So this is equal to e raised to power minus a plus s over s plus a या a plus s, और लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगेन 1 ओवर s प्लस a को आप कॉमन ले लें, e raised to power minus infinity is a 0 and e raised to power minus infinity is a 0 and e raised to power 0 is a 1. So this is equal to 1 over s plus a. So we can say that the Laplace transform of e raised to power minus at u of t in the event that a is greater than or equal to 0 is 1 over s plus a. क्या ख्याल है? सही है मैम। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट सी है इसका, दैट इज इक्वल टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी। मैम जी जी बताइए। मैम इन द फर्स्ट लाइन के जो इन द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन मैम यू हैव रिटन -1 over s multiplied by 0 minus 1, तो मैम where did the 0 come from? जब आप यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस एस टी के ऊपर, क्योंकि -1 over s को मैं बाहर ले आई, इस पे लिमिट्स लगाएंगे 0 to infinity, तो दिस विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेज टू पावर 0। सो दिस इज इक्वल टू 1 over e रेज टू पावर इन्फिनिटी माइनस e रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 over infinity minus 1 which is equal to 0 minus 1। ओके ठीक है। अच्छा जी, अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ डेल्टा ऑफ टी, और ये हमारे पास, ये क्लियर हो गया? मैंने सेकंड वाले में भी इसी तरीके से किया है। बेसिकली ये -1 over s over a, ये जो है ये -s over a था, ये -1, थैंक यू आपने पॉइंट आउट किया तो मुझे ये भी नजर आ गया, ये -1 और इसी तरह लिमिट लगाऊंगी तो 0 - 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लीज साथ साथ चेक करते रहें, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, अब हमारे पास हो जाएगा जी 0 to infinity डेल्टा ऑफ टी e raised to power minus st dt, लेकिन डेल्टा ऑफ टी कहाँ एग्जिस्ट करता है? जी मैम, डेल्टा ऑफ टी जो है वो टी की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है? अभी पीछे आपको पढ़ाया है ना, 0 के लिए मैम। 0 के लिए, एब्सोल्युटली। मैं कहती हूँ कि 0 to infinity। अब जब डेल्टा ऑफ टी e raised to power minus st से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा ऑफ टी तो सिर्फ t is equal to 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, तो e raised to power minus st बाकी हर जगह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 0 से, और बाकी रह जाएगा e raised to power 0, राइट? और e raised to power 0 क्या होता है? 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 to infinity डेल्टा ऑफ टी dt। अब हमने पढ़ा हुआ था -∞ to infinity डेल्टा ऑफ टी dt इज इक्वल टू 0, लेकिन डेल्टा जो है वो हमारे पास सिर्फ एग्जिस्ट करता है t इज इक्वल टू 0 पे। तो मैं चाहे इंटीग्रल की लिमिट्स ये लगाऊं, अगर मेरे इंटीग्रल की लिमिट्स ये b हो तो भी आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एन इम्पल्स एंड इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं डेल्टा ऑफ टी का लैप्लास क्या है? 1, s से इंडिपेंडेंट। ठीक है सर? यस मैम। हम बात करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to cos of omega t u of t की।
ख्याल रखिए ये कॉज ऑफ ओमेगा टी यू ऑफ टी है, राइट साइडेड है, ये कॉज ऑफ ओमेगा टी नहीं है। कॉज ऑफ ओमेगा टी अगर मैं लिखूँ ना सिर्फ कॉज ऑफ ओमेगा टी, तो दैट इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और कॉज ऑफ ओमेगा टी यू ऑफ टी, तो दैट इज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया? ये आप अपने माइंड में ख्याल रखा करें कि क्या कोई चीज़ यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही। अच्छा, अब इसका मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 माइनस टू इन्फिनिटी, cos of omega t u of t e raised to power minus st dt which is equal to 0 plus to infinity, क्योंकि u of t को मैं हटाना चाहती हूँ, cos of omega t e raised to power minus st dt। जी कैसे करूँ? सजेशंस? जी बच्चों, रूल लगाइए। इंटीग्रेशन क्या करूँ? इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आती है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से, 4 साल से। यू आर द वंस हु आर वर्किंग ऑन इंटीग्रेशन, तो मेरी मदद करो। अच्छा चलो कोशिश जी, इस पर इंटीग्रेशन पार्ट नहीं लगेगी वैसे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कॉज ऑफ ओमेगा टी का साइन ऑफ ओमेगा टी और ई रेज़ टू, इसमें वो एक बेसिक फार्मूला है, cos ऑफ ई रेज़ टू सॉरी cos ऑफ अल्फा टी इनटू ई रेज़ टू पावर बीटा टी dt का, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को मैनिपुलेट करके लगता है, वो लगेगा। 12 मुझे वो नहीं आता, तो मैं क्योंकि एक आराम तलब बंदा हूँ, तो मैं कहूँगी cos ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर j ओमेगा टी प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा टी ओवर 2। ठीक, ऑयलर्स आइडेंटिटी को मैं लगाने की कोशिश करूँ ताकि मेरे पास दोनों चीज़ें जो हैं उनकी बेस क्या आ जाए e, और मुझे बस एक एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन करनी पड़े और कोसाइन जो है ना वो कहीं और चला जाए। सो आई टेक द 1/2 कॉमन एंड आई से इट्स ओके, इट्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e raised to power j omega t e raised to power minus st dt plus 0 to infinity e raised to power minus j omega t e raised to power minus st dt, and what we'll have is 1/2, and this will be equal to 0 to infinity e raised to power minus s minus j omega t dt plus 0 to infinity e raised to power minus s plus j omega t dt। ठीक है, तो ये मैं पीछे भी कर चुकी हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 e raised to power minus s plus j s minus j omega t over minus s minus j omega और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी प्लस अगेन e raised to power minus s plus j omega t divided by minus s plus j omega, and limit is from 0 to infinity, right? Again वही लिमिट लगाऊंगी कि e raised to power minus infinity is 0 and e raised to power 0 is equal to 1, तो मेरे पास ये हो जाएगा जी 1/2 into 1 over s minus j omega plus 1 over s plus j omega। ठीक है, आप इसको और भी आसान तरीके से कर सकते थे। आपने e raised to power minus अल्फा t जो है वो उसमें उसको आपने किया हुआ था पीछे, e raised to power minus a t u of t को आपने किया हुआ था। अगर आप a को एक जगह पुट कर ले माइनस j ओमेगा और एक जगह a को पुट कर ले प्लस j ओमेगा, तो आप उस रिजल्ट में भी डायरेक्टली आंसर प्लग इन करके और मालूम कर सकते थे। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 s plus j omega plus s minus j omega divided by s plus omega into s minus omega is s square plus omega square। ठीक है, conjugates आपस में multiply हो रहे हैं, so this will get cancelled and I will get a 2s which will divide with a 2 and I will get an s over s square plus omega square।
ठीक है हज़रात? यस मैम। तो इसको मालूम करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। आप अगर उस तरीके से करना चाहते हैं, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड है, बाय ऑल मीन्स कीजिए, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल है। मुझे ये तरीका आसान लगता है। Then find the Laplace transform of the functions rt is equal to t u of t, that is the ramp function, and e raised to power a t u of t. ठीक है, अब e raised to power minus a t नहीं है, e raised to power a t है। पहले तो रैम्प फंक्शन की बात करो। व्हाट इज टी यू ऑफ टी? ये है जी टी, और अगर मैं यहाँ एक लाइन लगा दूँ जिसकी के स्लोप जो है वो 1 हो, तो ये फंक्शन बन गया। आर ऑफ टी is equal to t, and because it only exists for t greater than 0, it is equal to t u of t. ठीक है सर? मैम एक पिछले स्लाइड में जाएगी ना, एक चीज कॉपी करनी है। बताइए। ऑलराइट मैम, थैंक यू। चेंज कर दूं? यस मैम। जी, अब इस रैम्प का अगर आपने करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, e raised to power a t u of t का क्या होगा? e raised to power minus a t u of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? 1 over s plus a, राइट? तो e raised to power a t u of t का क्या होगा? रिप्लेस माइनस से, बस। तो e raised to power a t आप बेशक करके देख लें, 1 over s माइनस से। ठीक है, ये मैंने नहीं करना, ये आप लोग खुद से बेशक कर लें। ये मतलब ये रैम भी आप खुद से कर सकते हैं, बट एनीवे। तो ये जनाब, इसको मैं अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करूँ टी यू ऑफ टी का, इस फंक्शन को अब दोबारा मैं आपको कहूँगी, जैसे यूनिट स्टेप और इम्पल्स का मैंने बताया था ना, कि एक का नाम ही यू ऑफ टी है और एक का नाम ही डेल्टा ऑफ टी है। आपको कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं देगा, ना मैं पेपर में दूंगी, आपको पता है कि ये फंक्शंस क्या हैं। इसी तरह रैम्प भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। जहाँ आर ऑफ टी लिखा हुआ नजर आएगा, आपको पता होगा कि ये टी यू ऑफ टी की बात हो रही है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0 to infinity t e raised to power minus st dt। ठीक है जी, तो हम कहते हैं वही u इंटू यू डी बी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज इक्वल टू u इंटू बी माइनस वी डी यू, राइट? यही होता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो u है t, और du जो है दैट इज इक्वल टू dt, एंड db इज इक्वल टू e raised to power minus st dt। तो v जो है दैट इज इक्वल टू e raised to power minus st over s minus s। Is that it? ये ठीक है जो मैंने किया है? यस मैम। इस पे गौर करें, मेरे ख्याल में ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला है जो मैंने लगाया है। ऐसे ही होता है ना? जी मैम। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू टी u इंटू वी जो मैं करूँगी, तो दैट विल बी इक्वल टू टी e raised to power minus st over minus s from 0 to infinity माइनस वी डी यू, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, प्लस 1 over s, और 1 over s को मैं इंटीग्रल से बाहर लेकर आ रही हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू t, इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू s। तो मैं इंटीग्रल से बाहर ले आती हूँ, 0 to infinity एंड e raised to power minus st dt। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया आपके पास, e raised to power minus st dt का इंटीग्रल। ये क्या होगा? क्या ये यूनिट स्टेप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है? जी मैम। है ना? और यूनिट स्टेप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था? 1 over s।
अच्छा, इसके पार्ट 1 को पहले देख लेते हैं। ये क्या होगा जनाब? व्हाट हैपेंस व्हेन t गोज टू इंफिनिटी? e raised to power minus st becomes -1. 0 Yes, ma'am. and t becomes infinity. Yes, ma'am. And what happens when t is equal to 0? E भी s minus st 1 हो जाएगा मैम और t 0 हो जाएगा। s minus st 1 हो जाएगा और t जो है वो आपके पास e raised to power minus st 1 और t जो है वो क्या हो जाएगा? 0। Yes, ma'am. ठीक है जी, तो इस पे जरा लिमिट लगाइए। तो लिमिट इसकी 0 आएगी बिकॉज इन्फिनिटी पे e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इज इक्वल टू 0 और 0 के ऊपर t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये जब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट आप मैथ्स की बुक्स में ले जाके देख लें, दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर e रेज़ टू पावर माइनस एस टी 0 आपको दे रहा है और 0 के ऊपर t जो है वो आपको 0 दे रहा है। सो दिस बिकम्स अ 0 प्लस 1 over s into 1 over s, which is the Laplace transform of this thing. So this is equal to 1 over s square. That is the Laplace transform of a ramp. अच्छा, ब्रेक कर लें, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म देखते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। प्रॉपर्टीज का फायदा ये है कि हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का प्रोसीजर है वो आसान हो जाए। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज ना आप लोगों ने सिर्फ इनको समझना है, आपने इनको जुबानी याद नहीं करना, और ना ही इनके प्रूफ, जो कि मैं कुछ आपको प्रूफ अभी दिखाऊंगी, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द प्रूफ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। वो मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाऊंगी ताकि आपको ये जहन में क्लियर हो जाए कि द प्रॉपर्टी इज गुड, इट होल्ड्स। ठीक है, आपने सिर्फ ये करना है कि आपको जब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे और उसमें साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज यूज करके हमने किस तरह अपना सर्किट एनालिसिस जो है उसे सिंप्लीफाई करना। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी linearity की प्रॉपर्टी। इट सेज that the Laplace transform of the sum of two functions when they are also being scaled is equal to the Laplace transform of the individual functions and they are after scaling। तो इसका मतलब ये है कि देखो Laplace transform हम नहीं लगाते, हम कहते हैं this is equal to minus infinity, sorry just a second, सॉरी मुझे मैक्सिमाइज करना याद है जी। Laplace transform क्या हुआ क्या हुआ? नहीं, वो मैंने दूसरा सब्सक्राइब कर दिया ना, उसमें मेन जो उसमें टर्म्स होते हैं उससे कर दिया ना, तो परमानेंट हो गया, वो नहीं इरेज हो रहा। खैर कोई बात नहीं, इसको छोड़े हम, फॉरगेट अबाउट इट। तो हम इसको कह सकते हैं कि जनाब दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a1 f1t प्लस a2 f2t, लैप्लास ही फाइंड करना है ना, मल्टीप्लाई द होल थिंग विद e रेज़ टू पावर माइनस st dt। अब इंटीग्रेशन एक लीनियर ऑपरेशन है, आई कैन टेक द a1 आउट और e रेज़ टू पावर माइनस st dt टोटली डिस्ट्रीब्यूटिव है, so this is equal to f1t e raised to power minus st dt plus a2 0 to infinity f2t e raised to power minus st dt। तो ये चीज क्या है? This is the Laplace transform of the first function. This is the Laplace transform of the second function. ठीक है, so this is equal to a1 f1s plus a2 f2s। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो e रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2t u ऑफ t, तो आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो आप कहेंगे कि जी दिस इज इक्वल टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस टी u ऑफ t minus the Laplace transform of e raised to power minus 2t u of t, and that is it. What is the Laplace transform of e raised to power minus t u of t? e raised to power minus at, अब टेबल कैसे हमने यूज करना है लैप्लास का, e raised to power minus at u of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 over s plus a। तो e raised to power minus t में a की वैल्यू क्या हुई? अगर e रेज़ टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी को मैं कंपेयर करूं e रेज़ टू पावर माइनस ए टी यू के साथ जी, तो ये हो जाएगा आपका बस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 over s plus 1। और ये सेकंड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा भाई? e रेज़ टू पावर माइनस 2t u of t का S plus 1 over s plus 2। एब्सोल्युटली ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू s plus 2 minus s minus 1 over s plus 1 into s plus 2, that makes it equal to 1 over s plus 1 s plus 2, राइट। तो आपको कोई लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल इंटीग्रल कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपने एक दफ़ा ये चीज़ कर ली। और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का टेबल मैं आपको दूंगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स का टेबल, जिसमें कि ये ट्रांसफॉर्म पेयर लिखा हुआ होगा। यू जस्ट कंसल्ट द टेबल और वहाँ से आपने जाके लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया ऑफ टू सम्स। ठीक हो गया?
उसके बाद जनाब अगली प्रॉपर्टी है स्केलिंग की, कि आपके पास जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर एक फंक्शन जो है वो हम उसको स्केल करते हैं तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसके साथ क्या होगा, राइट। स्केलिंग की प्रॉपर्टी अब जहाँ इस्तेमाल होगी वहाँ हम उसको देख लेंगे। उसके प्रूफ उसने दे दिया, वो कहता है कि आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो ए ऑफ टी जो है ना वो उसमें ए आपके पास एक कांस्टेंट है, तो आप एक और वेरिएबल डिफाइन कर लें जो कि स्केल्ड वर्जन ऑफ टी है। आप कहें जी x इज इक्वल टू ए टी, तो फिर डी एक्स इज इक्वल टू ए डी टी और डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर ए, राइट। और आपके पास जो है वो टी इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, राइट। यहाँ से अगर x इज इक्वल टू ए टी तो t इज इक्वल टू एक्स ओवर ए एंड डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर ए। ये रिप्लेसमेंट्स वो कहता है ऊपर कर लो, ए टी को रिप्लेस कर लो x के साथ, एस टी को रिप्लेस कर लो x ओवर ए के साथ। अब x क्योंकि आपके पास x ओवर ए में a कांस्टेंट है, तो व्हेन यू हैव e रेज़ टू पावर माइनस x ओवर a इंटू एस, तो इसको आप बेशक लिख लें e रेज़ टू पावर माइनस x s ओवर a, मेक्स नो डिफरेंस। वो उसने सेकंड रिप्लेसमेंट ये की और तीसरी रिप्लेसमेंट उसने dt की जगह कर दी। अब वो कहता है 1 ओवर a dx ओवर a का जो 1 ओवर a है वो कांस्टेंट है, जो इंटीग्रेशन है वो लीनियर ऑपरेशन है, 1 ओवर a विल गो आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था f ऑफ t हो f ऑफ x हो जो मर्जी हो, हाँ f ऑफ s में e रेज़ टू पावर माइनस s इंटू एक्स होना चाहिए था। यहाँ क्योंकि e रेज़ टू पावर माइनस s ओवर a इंटू एक्स है तो फिर ये f ऑफ s नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ s, इट इज अ फंक्शन ऑफ अ स्केल्ड वर्जन ऑफ s, इट इज अ फंक्शन ऑफ s over a. It is the Laplace transform, but it is the Laplace transform of s over a. जी क्या ख्याल है? Let's see. The Laplace. What is the Laplace transform of e raised to power minus t? 1 over s plus 1. और ये a जो है ना इसका मैग्नीट्यूड आपको लेना चाहिए बेसिकली। What is the Laplace transform of e raised to power minus 2t? f of t अगर ये हो तो f of 2t क्या होगा? e raised to power minus 2t। अगर मैं इस पे यही लॉ अप्लाई करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा जनाब a मेरे पास क्या है 2, ये हो जाएगा जी 1 over 2 और इसका लैप्लास क्या था 1 over s plus 1, तो मैं हर s को 1 over s plus s over 2 से रिप्लेस कर दूं। वो कह रहा था हर s को s over a से कर दो प्लस 1, राइट। ठीक कर रही हूँ गुजरात? ठीक है, तो दिस विल गिव यू व्हाट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब 2 1 over 2 into 2 over s plus 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल एंड अप विद एन s 1 over s plus 2, जो कि यही आपको पीछे भी मिल रहा था e raised to power minus 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपने स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा के भी वही लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। मैम इसको कोई फायदा क्यों हुआ? तो बहुत फ़ायदा होगा जब आगे जाके हमें कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल्स आएंगे और हम टेबल्स के ज़रिए उनके लैप्लास फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो हम कहेंगे यार यहाँ तो स्केलिंग प्रॉपर्टी लगती है, बजाय इसके कि मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करूँ, क्यों ना मैं स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा के फाइंड करूँ। बहुत फ़ायदे हैं, अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया, एप्लीकेशंस में फ़ायदे होते हैं। ये फ़ायदा मैंने आपको सामने बताया कि आपको ज़रूरत सिर्फ e raised to power minus t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की थी। मैंने कोई भी मजीद इंटीग्रेशन किए बगैर स्केलिंग प्रॉपर्टी की मदद से e raised to power minus 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। इंटीग्रेशन जो है वो डिफिकल्ट एंड मोर डिफिकल्ट होती चली जाती है। आप उसकी जगह अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जरिए आप ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम प्रॉपर्टीज, तो दैट मेक थिंग्स अ होल लॉट सिंपलर। नहीं
क्या हुआ, क्या ऑन है आपको कोई? अच्छा जी, अगली है टाइम शिफ्ट की प्रॉपर्टी। टाइम में शिफ्ट का क्या मतलब? टाइम में शिफ्ट का मतलब होता है कि आप सिग्नल की शेप नहीं चेंज करते, बिल्कुल सिर्फ उसको क्या करते हैं, उसकी प्लेस चेंज कर देते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक सिग्नल है e रेज़ टू पावर माइनस टी u ऑफ t, तो वो क्या होगा? तो ये राइट, तो अगर मैं इसको जो है वो रिप्लेस कर दूँ e रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस वन u ऑफ t माइनस वन से, तो अब क्या होगा? अब u ऑफ t was equal to 0 for t less than 0, but u of t minus 1 is going to be 0 for t minus 1 less than 0, that is for t less than 1, right? तो जब कभी आप t माइनस कोई शिफ्ट देते हैं तो यू शिफ्ट द सिग्नल टुवर्ड्स राइट, इस किस्म की चीज बन जाती है ये। इसको कहते हैं शिफ्टिंग इन टाइम। आपने इस सिग्नल को टाइम में शिफ्ट कर दिया, यू हैव शिफ्टेड द सिग्नल इन टाइम। अच्छा जी, अब वो उसने कहा है कि अगर आप इस तरह एक सिग्नल को टाइम में शिफ्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं है, आपने जितनी भी टाइम की शिफ्ट दी है e रेज़ टू पावर माइनस a दैट टाइम्स द शिफ्ट इनटू s के साथ आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई कर दें और आप इस शिफ्टेड सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। राइट, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग है। और नीचे उसने उसका प्रूफ दिया हुआ है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आपने ये सारे का सारा लिखा, अब u ऑफ t माइनस ए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि u ऑफ t माइनस ए जो है वो क्या होगा, दैट विल बी 0 फॉर t लेस देन a, तो आपके इंटीग्रल की लोअर लिमिट 0 की बजाय a हो जाएगी और अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी रहेगी। इसी तरह ये देखिए उसने बताया, तो ये आपके पास चीज़ आ गई f ऑफ t माइनस ए ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसमें कह रहा है एक और वेरिएबल डिफाइन कर लो, x which is equal to t minus a, when t goes to a, x goes to 0, and when t goes to infinity, x goes to infinity, t goes to a, x goes to 0, t goes to infinity, x goes to infinity। तो आपका अगर मैं x के ऊपर कर लूँ तो ये हो जाएगा f of x, और s जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, s तो वही रहेगा, अलबत्ता t क्या हो जाएगा, t is equal to x प्लस ए। तो वो कहते हैं ये सारे चेंजेस जो है इंटीग्रल की लिमिट जो है वो 0 टू इन्फिनिटी, a टू इन्फिनिटी की जगह 0 टू इन्फिनिटी हो जाएंगी। t माइनस ए को रिप्लेस कर लो x के साथ एंड दिस विल बी e रेज़ टू पावर माइनस s इंटू एक्स प्लस ए। अब x प्लस ए से करोगे तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस s इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस s इंटू एक्स e रेज़ टू पावर माइनस s इंटू a। अब इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज़ टू पावर माइनस as क्या है इस इंटीग्रेशन के लिए, इट इज़ अ कांस्टेंट। तो इसको आप बाहर ले जाइए और बाहर ले जाकर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और बाकी ये अंदर जो रह गया वो आपने पहले ही मुझे बताया था कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो ये जो है ये मेरे पास इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बाद है जी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। और आप देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बहुत सी प्रॉपर्टीज जो है ना वो एक दूसरे की डुअल्स हैं, डुअलिटी है। मैं ज़रा एक सेकंड, तो मैं 2 डिफरेंट पेजेस पे ले जाना चाहूँगी।
जी, तो ये प्रॉपर्टी आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की प्रॉपर्टी है। वो कहता है टाइम में अगर शिफ्ट देते हो तो एफ ऑफ एस को ई रेज टू पावर माइनस ई रेज टू पावर ए एस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस ए एस के साथ, और अगर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट देते हो तो उसमें आपको टाइम डोमेन में ई रेज टू पावर माइनस ए टी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह से ही प्रूव होगी जैसे ये हमारी पिछली प्रॉपर्टी प्रूव हुई है। इसके प्रूफ में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, तो कहता है रेज़ टू पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी रेज़ टू पावर माइनस एस टी का अगर लेप्लास करें, एक्सपोनेंशियल को आप कर ले तो अब लेप्लास का करना जो है वो एस की जगह एस प्लस ए हो गया, शिफ्टेड है। ठीक है जी, इसको भी हम जरा एक्सप्लोर करते हैं। वही जो सादी सी एग्जांपल थी, ई रेज़ टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1 ओवर एस प्लस 1। e raised to power minus t into e raised to power minus t u of t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? बताएं जी क्या होगा? a क्या है? मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? e raised to power minus t से। तो मेरा a क्या है? 1 एब्सोल्युटली। तो मैं s को किससे रिप्लेस कर लूँ? ये मैं पीछे भी देख चुकी हूँ कि e raised to power minus 2t u of t का लेप्लास 1 over s plus 2 होगा। तो आप इस प्रॉपर्टी की मदद से भी ये चीज़ जो है ये कर सकते हो। दिस इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। आप टाइम डोमेन में एक एक्सपोनेंशियल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब आई जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टाइम डिफरेंशिएशन। आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर कट आनी चाहिए। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी में वो कहता है कि आपके पास लेप्लास जो है दैट इज डी एफ बाई डी टी, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक डिफरेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो वो क्या होगा? तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, एक लाइन के ऊपर मैं भी लिख दूँ, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डी एफ ओवर डी टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है जी, यही होगा हमारे पास। अच्छा जी, अगर मैं इसको u डी वी इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस वी डी यू से करूं और मैं डी वी जो है वो ले लूं डी एफ ओवर डी टी, तो मेरे पास v क्या आएगा? f ऑफ t, और u जो है वो मेरे पास आ रहा है e रेज टू पावर माइनस एस टी। तो डी यू जो है वो मेरे पास क्या आएगा? माइनस एस ई रेज टू पावर माइनस एस टी। उसको इसने यहाँ रिप्लेस किया है, u इंटू वी उसने पहले किया है, u आपके पास जो है वो ई रेज टू पावर माइनस एस टी था और v जो है वो एफ ऑफ टी था फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और माइनस वी डी यू के ऊपर उसने जो है वो इंटीग्रल लगा लिया। v आपके पास क्या है? एफ ऑफ टी, और डी यू जो है वो आपके पास डी यू ई रेज टू, दिस इज डी यू, ये आपके पास डी यू जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एस ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है सर? ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर इस पहले वाले पार्ट के ऊपर अगर मैं लिमिट्स लगाती हूँ तो व्हाट हैपेंस व्हेन f इज इक्वल टू t इज इक्वल टू इन्फिनिटी? f ऑफ t के ऊपर तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी विल गिव मी अ 0। ठीक है, तो पहली अपर लिमिट तो हो जाएगी 0 माइनस, जब मैं 0 वाली लिमिट लगाऊंगी तो दिस विल बी f ऑफ 0 माइनस, और e रेज टू पावर माइनस एस टी विल बी e रेज टू पावर 0 विच इज अ 1। तो ये पहले इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस। ठीक है जी, सेकेंड जो है जब आप करेंगे तो माइनस एस, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रही है तो माइनस एस जो है दैट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल, और माइनस एस इंटू माइनस विल बिकम अ प्लस एस, and the integration will be from 0 minus to infinity f of t e raised to power minus s t dt, और ये क्या है? ये f of s है। ठीक है,
तो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ बाई डी टी जो है वो आता है एस एफ ऑफ एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस। ये देखिए ये इनिशियल कंडीशन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई। और आपको अगर ख्याल आए तो हमारे पास इस तरह की बहुत डेरिवेटिव्स हैं। हमारा जो हायर ऑर्डर सर्किट्स होते हैं वो तो होते ही डेरिवेटिव्स पे टोटली डिपेंडेंट हैं। लेट्स से कि IC is equal to C dVC by dt and VL is equal to L DIL by dt। तो मुझे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बार बार करना पड़ेगा। अब ये वो पॉइंट जो हम कह रहे थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जी इनिशियल कंडीशंस ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। मुझे कोई इनिशियल कंडीशन को अलग ले जाने की जरूरत नहीं है, इनिशियल कंडीशन मुझे साथ के साथ मिलेगी। और आप आगे जाके इसकी फर्दर भी करें, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर will be equal to s। अब फर्स्ट ऑर्डर में f of s s के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेकेंड ऑर्डर में दिस विल बी s स्क्वायर f of s माइनस s f of 0 माइनस df by dt at 0 माइनस। आप थर्ड डेरिवेटिव का भी करके देख लें। ये आएगा जनाब f of s थर्ड डेरिवेटिव है, क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहली इनिशियल कंडीशन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी, दूसरी इनिशियल कंडीशन फर्स्ट पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी और आखिरी इनिशियल कंडीशन जो है वो बजाते खुद होगी। ठीक है, तो ये जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये आपको मिलेगी पेपर में, लेकिन ये आप देखेंगे कि हम इसे बार बार इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उसके बाद टाइम इंटीग्रेशन आ जाता है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन लिमिट्स कर रहे हैं, लिहाजा इसमें इनिशियल कंडीशंस इनकॉर्पोरेट होकर इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगी। मगर डुअलिटी की प्रॉपर्टी देखो, जहां आप टाइम में डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे वहाँ फ्रीक्वेंसी में आपके पास एफ ऑफ एस जो है वो एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। देखो पीछे ये एफ ऑफ एस जो है, ये देखिए टाइम में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर टाइम में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और टाइम में अगर आप इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स लगा के, तो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एस के साथ डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। फिर ये टाइम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी भी उसका डुअल है। वो कहते हैं कि अगर आप टाइम में डिफरेंशिएट करें तो फ्रीक्वेंसी में एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएट करें और एक नेगेटिव साइन के साथ करें तो इसका मतलब है कि आप टाइम में टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टी के साथ टाइम में मल्टीप्लाई करना ऐसी ही है जैसे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको डिफरेंशिएट कर दें। अच्छा, ये ज़रा एक काम करें, मुझे ज़रा बताएं कि आपके पास u ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था? 1/s। तो r ऑफ टी u ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? r ऑफ टी का क्या? r ऑफ टी इज इक्वल टू टी u ऑफ टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? माइनस माइनस डी बाई डी एस ऑफ 1/s विच इज इक्वल टू -1, और s की पावर जो है वो -1 है, तो दिस विल बी इक्वल टू -1 s रेज़्ड टू पावर -2। ये कैंसिल हो जाएंगे और 1/s स्क्वायर। ये वही रैंप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जो हमने पीछे फाइंड किया था। इसको हम इस प्रॉपर्टी के जरिए, आई होप कि अब आपको थोड़ा सा इस चीज़ में कन्विंस हुए होंगे कि देखिए पीछे जब हमने रैंप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी और 2-3 स्टेप्स में वो लैप्लास फाइंड हुआ था। ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगा के ये 1 मिनट में हमारे पास ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की पावर है जो कि हम बार बार यू विल कम अक्रॉस इट। और आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ के टेबल्स मैं आपको दूंगी और इनके प्रूफ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रूव एनी प्रॉपर्टी, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़। ये आपका काम है, आपने करना है। ठीक है, फिर इसकी लैप्लास की एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स। ये भी आपकी बुक में इसका सारा प्रूफ है फ्रैंको की किताब में, मगर वो मैंने यहाँ नहीं किया। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू एनी फर्दर।
बात सिंपल सी है। वो कहता है कि इनिशियल कंडीशंस भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से फाइंड की जा सकती हैं। आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म को एस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने इनिशियल कंडीशन फाइंड करनी है तो ट्रांसफॉर्म को आप इन्फिनिटी पे इवेलुएट कर लें, और अगर आपने फाइनल कंडीशन फाइंड करनी है तो ट्रांसफॉर्म को आप 0 पे, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, एस के साथ एफ ऑफ एस को मल्टीप्लाई करें। अगर आपने इनिशियल कंडीशन फाइंड करनी है तो एस एफ ऑफ एस को एवेलुएट करें व्हेन एस गोज टू इंफिनिटी, और अगर आपने फाइनल कंडीशन फाइंड करनी है तो एस ऑफ एस को एवेलुएट करें फॉर एस गोज टू 0। ठीक है जरा। अच्छा, तो ये हमारा आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ये मैंने रखे इसलिए विद्यालय, आई होप ये मैंने 2-3 सवाल रखे हुए, होपफुली हम सारी करने की कोशिश करेंगे, हो जाने चाहिए। ना हुए तो चलें देखते हैं हम इसमें से कितने कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज लगा के करते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चंस बच्चों? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन। नो मैम। दूसरे सिंडिकेट से मैंने फीडबैक लिया था, उन्होंने तो मुझे कहा कि हमें लैप्लास बहुत मुश्किल नहीं लगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खासतौर पे अगर प्रॉपर्टीज का प्रूफ वगैरह नहीं आ रहा तो फिर ठीक है। तो आई होप कि आपका भी यही फीडबैक होगा। इंशाल्लाह जब हम सर्किट्स करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी आसान है, टेबल्स यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह, तो इट विल बिकम मोर एंड मोर सिंपलर। ठीक है, मैं ज़रा आपकी अटेंडेंस ले लूँ। जी अब्दुल्ला, अली हसन तारिक, प्रेजेंट मैम। अरसलान तारिक, अरसलान तारिक, असफंदियार खान, मैम। अवैस रजा, प्रेजेंट मैम। आयशा जाकिर, प्रेजेंट मैम। दुआ खान, प्रेजेंट मैम। फरहान अहमद अब्बासी, प्रेजेंट मैम। हमादुर रहमान, हमादुर रहमान, मैम उनका थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है तो वो अदर मीटिंग में नहीं है। कनेक्टिविटी का इशू है? उनको क्या इशू है कनेक्टिविटी का? मैम वो हॉस्पिटल में है तो उनके कनेक्टिविटी इशू है, वो गए हैं हॉस्पिटल। क्यों, खैरियत? इज ही ओके? यस मैम, वो अपनी मदर के साथ गए हैं। अच्छा चलें ठीक है। हमजा इमरान, इब्तिशाम अली असद, प्रेजेंट मैम। लारैब लाइक, प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद अम्मार, प्रेजेंट मैम। मिराल कमाल, मिराल कमाल, मिस आयशा फुआद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान चौधरी। प्रेजेंट मैम। मैम सलमान फैसल प्रेजेंट। कौन बता रहे हैं? कौन? सलमान चौधरी। अच्छा जी, मोहम्मद सलमान फैसल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तौसीफ,
प्रेजेंट मैम मोहम्मद तौफीक। मोहम्मद अवैस नज़ाकत। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद साद खान। मोहम्मद साद खान। मोहम्मद तलहा खान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमर सुहेल। प्रेजेंट मैम। मुर्तज़ा कमाल दुर्रानी। प्रेजेंट मैम। नूरुलैन ज़हरा। प्रेजेंट मैम। उसैद अहमद। प्रेजेंट मैम। राजा जैन खालिद। प्रेजेंट मैम। सजाद अली। सजाद अली। सरदार सोबान कासिम। प्रेजेंट मैम। शहाब खान। प्रेजेंट मैम। शाहजेब अली जरमस्त। प्रेजेंट मैम। शहूदुर रहमान सैयद। प्रेजेंट मैम। सैयद मोहम्मद जाफिर। प्रेजेंट सैयद मोहम्मद शबीक अहमद। प्रेजेंट मैम। सैयदा माहम। प्रेजेंट मैम। सैयद जुल्फ़िकार। प्रेजेंट मैम। उमैर इरफान। प्रेजेंट मैम। उमर जावेद। प्रेजेंट। उस्मान जुल्फ़िकार। प्रेजेंट मैम। यासिर अली। प्रेजेंट मैम। जवार खान। प्रेजेंट मैम। चलें जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी बताइए। मैम वो साद खान की अटेंडेंस नहीं लगी, वो मीटिंग में है, पता नहीं अभी क्या मसला है, वो बोल नहीं रहे, तो आप अटेंडेंस लगा सकती हैं। बोल क्यों नहीं रहे, नाराज हैं? मैम पता नहीं अभी वो क्या मसला है, लेकिन वो मीटिंग में है। ठीक है, एक सेकंड मुझे देख लें, मैं लगा दूँ। मैम शिशु मैम। जी जी मैम मैंने बताइए। कंफर्म करना था क्योंकि मुझे मतलब नाम की आवाज़ नहीं आई। ईशान। जी ईशान आपकी लगी मैम हुई। मुझे भी नाम की आवाज़ नहीं आई, कैन यू प्लीज़ कंफर्म? नाम बताइए। मिराल कमाल। जी मिराल आपकी एब्सेंट लगी हुई है, लगा दी मैंने अटेंडेंस। मैम आप लोग मेरी ना भी बराए मैम नाम की आवाज़ नहीं आई थी, आप प्लीज़ मार्क कर दें। क्लास की चेक करनी। आई एम सॉरी, नहीं हो सकता। आप लोग उस वक्त जो है वो अटेंडेंस को तवज्जो नहीं दी और बाद में अब आप मुझे कही थी मेरी चेक कर दो और मेरी चेक कर दो। अब आप जाके ना इस पे चेक कीजिएगा कलम पे, और अगर आपकी नहीं लगी हुई तो फिर मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है? कोई क्वेश्चन? चलिए ओके मैम। साद खान हाथ खड़ा हुआ नजर आ गया, साद आपकी लग गई है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलो ठीक है। जी जी बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।